दोस्तों, सक्सेस विद सोइल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सोइल। दोस्त, कैसे आप लोग? एकदम अच्छे है ना? चलेगा। जो RWA का प्रैक्टिस सेट है हमारा SSC GD का, जो नवीन सर ने चला रखा है आपका SSC GD के लिए 2025 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं मार्कर ले लूँ? चलो ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले है कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य में प्रचलित सदियों पुरानी मार्शल आर्ट को प्रतिबंधित करने वाले विस्तृत रंगीन श्रृंगार और अद्वितीय मुखौटों द्वारा प्रतिष्ठित किया है? मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? कथकली। क्या हो जाएगा? कथकली। अच्छा, कथकली को जो है ना, यह स्काई आकाश का प्रतीक है। कथकली जो है ना, वो क्या का प्रतीक है? स्काई आकाश का। चलेगा। 5 रूपों इसके 5 रूप है। कौन कौन से? लिटरेचर हो जाएगा, पेंटिंग हो जाएगा, डांस, म्यूजिक और एक्टिंग हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं, ठीक है, आपके लिए। अब बात करते हैं हम लोग शास्त्रीय नृत्य। क्या? शास्त्रीय नृत्य। अरे कहाँ गया? आजा आजा पेंसिल। चलो शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य। देखिए जो शास्त्रीय नृत्य की जो बुक है, एक बुक है नाट्य शास्त्र, जो कि जो राइटर है इसके भरत मुनि। शास्त्रीय नृत्य के हमें बारे में पता चला, नाट्य शास्त्र जो बुक है उससे हमें जानकारी मिलती है शास्त्रीय नृत्य की, जो कि लिखी किसने थी? भरत मुनि ने। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, वो है भरतनाट्यम। ये भरतनाट्यम जो है ना, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या में? तमिलनाडु में। फिर बात करते हैं हम लोग कथकली। कथकली जो है ना, कथकली और मोहिनीअट्टम, ये इंपॉर्टेंट है। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? केरल का हो जाएगा। बात करते हैं कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का। सत्रिय कहाँ का है? असम का। जो कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है? वो हो जाएगा आपका क्या? सत्रिय। चलिएगा, सत्रिय। चलो मेरे प्यारे बच्चों, सत्रिय हो गया आपका। अब बात करते हैं कुचिपुड़ी। क्या? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। यह है कृष्ण जिले में। कौन से जिले में? कृष्ण जिले में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? आंध्र प्रदेश में कृष्ण जिला है, ये वहाँ पर मनाया जाता है। बात करते हैं छऊ। ये छऊ क्या है? छऊ एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। क्या है? अर्धशास्त्रीय नृत्य है। ये 3 राज्यों में मनाया जाता है। इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, याद करने की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी मयूरभंज। इसमें देखिए पहला है मयूरभंज। जो मयूर होता है ना, वो क्या होता है? उड़ता है। मयूर उड़ता है ना, तो मयूर उड़ता है। मयूरभंज ओडिशा। सरायकेला जो कि झारखंड। केले जो है ना, झारखंड वगैरह में मिलते हैं। और बात करते हैं पुरालिया। पुरालिया पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल जो बंगला लिया है ना, वो कैसा लिया है? पूरा लिया, आधा थोड़ी लेगा कोई। तो पुरालिया मतलब पश्चिम बंगाल। बंगला कैसा लिया है? पूरा लिया है। चलिएगा, अब थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, PDF के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन है लीम, जिसको नूरलीम भी कहा जाता है। लीम या नूरलीम, ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर हो जाएगा आपका क्या? नागालैंड का। ठीक है, या कुछ और तथ्य जान लेते हैं। मिजोरम, कुछ इंपोर्टेंट मिजोरम के लोक नृत्य जान लेते हैं। देखिए जो मिजोरम है, इसका लोक नृत्य हो जाएगा खुल्लम। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? खुल्लम और चेलम और खांटम। अब बात करता हूँ उड़ीसा का। उड़ीसा के लोक नृत्य जान लेते हैं। गोटीपुआ और पेका, ये कहाँ के हो जाएंगे? ओडिशा के। इंपॉर्टेंट है, नोट करना। चलिएगा, थोड़ा सा ऊपर रोटेट करता हूँ मैं इसको। अरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, इतनी मेहनत चल रही है आपके लिए। चलिएगा, अब बात करता हूँ मैं अरुणाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? वांचो और आपका पासी हो जाएगा। अब नागालैंड के देख लेते हैं। नागालैंड के लोक नृत्य इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नागालैंड के पूछा गया है कई बार। आपका हो जाएगा चोंग। देखिए नाग होता है ना, जो नागालैंड से आप नाम रखिएगा नाग चोंग चोंग के चलता है, रेंग रेंग के चलता है, मुड़ मुड़ के चलता है। अब बाँस से जो है ना, नाग को पकड़ सकते हैं, ठीक है।
बांस से क्या कर सकते हैं आप लोग, नाक को पकड़ सकते हैं। जेलियांग, अगर वो जांग पे काट लेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। सदल के नहीं, ठीक है, सदल के नहीं, ये आपके नागालैंड के लोक नृत्य हो जाएंगे मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने राइयों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा या सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला या वाली पहली गायक या गायिका है? चलिएगा, आंसर हो जाएगा आपका इसमें, क्या हो जाएगा आंसर, हो जाएगा आपका MS सुब्बुलक्ष्मी। ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके और फैक्ट जानते हैं। चलिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं इसको, अरे ऊपर हो जाना भाई। चलिए जी, अब मैं बात करता हूँ AR रहमान साहब है, जो AR रहमान साहब है ये, ठीक है, AR रहमान साहब है जो, अरे AR रहमान साहब है मेरे प्यारे बच्चों। इनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था कब, 2009 में, ठीक है। एक गाना आया था जय हो सॉन्ग के लिए इनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था। अच्छा, अब बात करते हैं, इनको क्या है, मोजार्ट ऑफ मद्रास भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहते हैं, आंसर हो जाएगा आपका AR रहमान को। चलिएगा, अब बात करते हैं RD बर्मन। जो RD बर्मन साहब है, ये एक म्यूजिशियन है, इनको पंचमढ़ा कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, पंचमढ़ा मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा, अब बात करते हैं हम जाकिर हुसैन साहब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से ही बन रहा होगा, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा। ये बात करता हूँ पद्म विभूषण, इनको पद्म विभूषण कब मिला, इनको पद्म विभूषण मिला 2023 में। अब बात करते हैं हम लोग ग्रेमी कब मिला, 2024 में। पद्म भूषण कब मिला, 2002 में मेरे प्यारे बच्चों, इनको पद्म भूषण मिला। जाकिर हुसैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई सी ना कोई सी शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा। अब बात करते हैं भारत में हॉकी की सबसे, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता डैश है, मतलब पूछ रहा है कि भारत में जो सबसे पुरानी प्रतियोगिता है वो कौन सी है, आंसर हो जाएगा आपका बेटन कप। अच्छा, बेटन कप, जो बेटन कप है वो कब स्टार्ट होता है, 1895 में मेरे प्यारे बच्चे स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप का कुछ इंपॉर्टेंट जानते हैं। शुरुआत कब हुई इसकी, 1971 में, एक बर्सिलोना था, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था 1971 में, कहाँ पे, बर्सिलोना में हुआ था। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, चलिए यहाँ पे, चलो सॉरी, फिर 1973, फिर आपका 1975। इस 1975 में मेरे प्यारे बच्चों भारत जीता, और किसको हराया, पाकिस्तान को हराया। अच्छा, अब बात करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि जो कप्तान थे, जो कौन थे, वो हो जाएंगे आपके अजीतपाल सिंह हो जाएंगे। चलिए, कुछ और फैक्ट जानते हैं। जो हॉकी मैच है वो 60 मिनट के लिए होते हैं। देखिए, पहला होता है 15, फिर 15 मिनट के लिए, इसमें 2 मिनट का गैप होता है बीच में, ठीक है, जो 15-15 मिनट का होगा, इसमें 2 मिनट का बीच में गैप होगा। उसके बाद क्या होता है, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट, 15 और 15 का होने के बाद फिर 15 मिनट का ब्रेक होता है, फिर 15 मिनट का होता है, फिर 2 मिनट का ब्रेक होता है, फिर फाइनल 15 मिनट का मेरे प्यारे बच्चों हो रहा होता है, सॉरी 15 पॉइंट का हो रहा होता है। चलिएगा, अब थोड़ा सा और रोटेट कर दूँ मैं ऊपर, चलिए, बिल्कुल अभी सही है। सॉरी, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय हॉकी कब हुआ, 1928 में। अच्छा, हॉकी का सबसे पुराना क्लब कौन सा है, हॉकी का सबसे जो पुराना क्लब है कौन सा है, वो हो जाएगा कोलकाता क्लब, कब, 1885 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं कबड्डी की किस शैली की आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है, आंसर हो जाएगा आपका संजीवनी। क्या हो जाएगा, संजीवनी। अच्छा, बात करते हैं जो मेल मैच होता है इसमें 20-20 पॉइंट का होता है, 20 पॉइंट होने के बाद 5 मिनट का ब्रेक होता है इसमें, ठीक है। अच्छा, मैदान में कितने खिलाड़ी उपस्थित होते हैं, 13, सॉरी, मैदान कितने मीटर का होता है, 13 और 10 का, किसमें, मेल में, किसमें, मेल में। और अगर हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट में, 12 और 8 मीटर का इसमें क्या होता है, मैदान होता है। चलिएगा, ऊपर स्क्रॉल करता हूँ मैं थोड़ा सा इसको, अरे बहुत मेहनत लगी है भाई इसको बनाने के लिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मेरे को स्कूल जाना होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और फिर अपना कोचिंग सेंटर भी है भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ही तैयारी करवाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, आपके लिए मेहनत चल रही है इतनी। अब बात करता हूँ इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं,
7 तो होते हैं इसमें खिलाड़ी और 5 होते हैं एक्स्ट्रा। 5 एक्स्ट्रा क्यों होता है? अरे कोई भी चोटिल हो सकता है ना इसमें, ठीक है। और इसका रीड टाइम कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? वो होता है 30 सेकंड। चलिए, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, जिसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों? जयपुर में, जो कि 2004 में बनाया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को आत्मकथा, यानी कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को आत्मकथा यानी कि अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ का श्रेय जाता है? किसको जाता है? माइक टायसन। अच्छा, माइक टायसन कहाँ के थे? यूएसए के। कहाँ के थे मेरे प्यारे बच्चों? यूएसए के। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण बुकें, ये आप लोगों को पढ़ना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। क्या है? बहुत ज़रूरी है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है और पूछा, अब की बार भी पूछा जाएगा। चलिए अरे सॉरी, देखिए। अच्छा, ये होगी आपकी बुकें और ये होगी उनके राइटर। बहुत ज़्यादा ध्यान देना। बात होती है फास्ट एंड लास्ट। जो फास्ट एंड लाइटिंग है वो किसने लिखी? उसेन बोल्ट साहब ने। और फिर बात करता हूँ मूवमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, किसने लिखी? रोनाल्डो ने। और थर्ड नंबर पे हो जाएगी आपकी अनस्टॉपेबल, किसने लिखी? मारिया शारापोवा ने। फिर आपका हो जाएगा सर्वे टू विन। सर्वे टू विन किसने लिखी? नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। पांचवी जो हो जाएगी आपकी बोथ फिट ऑन द ग्राउंड, ये किसने लिखी? डेविड बेकहम ने। जो छठी बुक हो जाएगी आपकी गेम चेंजर, जो कि शाहिद अफरीदी जी ने लिखी है। चलिएगा, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको। बिल्कुल गेम चेंजर होगी। अरे इधर आ जा तू। चलिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम कहाँ पे थे? हाँ ठीक है, 7th बुक जो है प्लेइंग इट माई, हाँ माई वे, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा माई डबल बार आ गया, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना है। सिर्फ एक सिंगल प्लेइंग इट माई वे किसने लिखी? सचिन तेंदुलकर जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। बिलीव, जो बिलीव बुक है किसने लिखी? सुरेश रैना जी ने। जो 9वें नंबर की है असेंट्री इज नॉट इन ओ, इन ओ, वो किसने लिखी? सौरभ गांगुली जी ने ये बुक लिखी मेरे प्यारे बच्चों। अब 7th जो नंबर है, 7th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है केरल राज्य में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका मकर विलक्कू। क्या हो जाएगा? मकर विलक्कू। चलिए, तो थोड़ा सा और जानते हैं। मकर संक्रांति कहाँ पे कहा जाता है इसको? यूपी प्लस दिल्ली में। लोहड़ी कहाँ पे कहा जाता है? पंजाब में। माघ बिहू कहाँ पे कहा जाता है? असम में। थोड़ा सा और थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको ना, तबीयत भी खराब है। चलिए, माघ माघ बिहू हो गया असम में। माघ साजी को कहाँ का हो गया? हिमाचल प्रदेश में इसको माघ साजी कहा जाता है। और माघी संक्रांति कहाँ पर कहा जाता है? बिहार में। और पेड़ा बडूंगा कहाँ पे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश में। और पाना संक्रांति कहाँ पे कहा जाता है? उड़ीसा में। अच्छा, थोड़ा सा मेरे को इसको नीचे करना पड़ेगा। हाँ, अभी ठीक है। ये आपका उत्तरायण, जो कि पतंग उत्सव है, कहाँ पर मनाया जाता है? गुजरात में। एगोल विरोध कहाँ का है? कर्नाटक का है। पोंगल तमिलनाडु का है। कहाँ का है? पोंगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पोंगल किसी भी शिफ्ट में बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा होगा। अब बात करते हैं, इसको 4 दिन मनाया जाता है। किसको? पोंगल को। सबसे पहले दिन, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, सबसे पहला दिन होता है वो होता है भोगी पोंगल, जो कि किसको समर्पित है? इंद्र को। जो सेकंड डे होता है वो होता है सूर्य, वो सूर्य को ही समर्पित है। थर्ड डे पे हो जाएगा आपका क्या? मुट्टो, किसके लिए है? बैल के लिए है। फोर्थ पे हो जाएगा आपका कोनुम, जो कि कन्या के लिए है। किसके लिए है? कन्या के लिए है मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा, ऊपर रोटेट कर दो इसको। हाँ बिल्कुल कर दो सर। ये लो फिर क्वेश्चन नंबर 8 बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा है? अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं संप्रभुता लिखा है, समाजवाद लिखा है और पंथ
निरपेक्ष लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। प्रस्तावना का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। प्रस्तावना देखिए, ये है किस देश से लिया गया है, यूएसए से, और भाषा कहाँ से ली गई है इसकी, ऑस्ट्रेलिया से, और मसौदा जो तैयार करा था इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किया था मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा रोटेट कर देता हूँ ऊपर को ना, चलिएगा बिल्कुल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, टेंशन मतलब। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित भारतीय राज्य को उनके गठन के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। यानी कि कौन सा जो राज्य है वो कब आया, मतलब काल के अनुसार व्यवस्थित करना। सबसे पहले देखिए इसका हो जाएगा ए, वैसे मैंने आंसर भी दे रखा ACDB, और इसका प्रॉपर वे में मैंने सन भी लिखे। सबसे पहला हो जाएगा आपका हरियाणा। हरियाणा कब बना, 1 नवंबर 1966 में। फिर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों झारखंड, कब बना, 15 नवंबर 2000 में। फिर हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों सी उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000 में। फिर आपका हो जाएगा तेलंगाना, कब बना, 2 जनवरी 2014 में। ठीक है, बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये देखिए 3 इंपॉर्टेंट है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जो ये बने हैं 21 जनवरी 1972 में बने हैं। चलिए थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 1.5 घंटे की वीडियो जो सर ने बना रखी है ना, उसको मैं 15 से 20 मिनट में निपटा रहा हूँगा। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है। वो पूछ रहा है अगर हमको भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी। देखिए, वहाँ का निवासी स्थान होना चाहिए आपके पास, आपका वंश होना चाहिए वहाँ का, और आपका पंजीकरण होना चाहिए, तो आपको आराम से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। देखिए, संपत्ति रखना ये कोई मतलब नहीं है, संपत्ति तो कोई भी बाहर का आदमी भी रख सकता है। अब बात करते हैं एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। नागरिकता अधिनियम 1955 है। अच्छा, इसमें संशोधन 5 बार हुआ है। ठीक है, और जो CAA है, जो आपका थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, जो CAA है, क्या CAA है, वो पारित कब हुआ, 11 दिसंबर 2019 में। लागू कब हुआ, 10 जनवरी 2020 में। अरे थोड़ा सा छूट गया ऊपर, हाँ इसको भी देखना है, इसको देखो पहले। नागरिकता भाग, जो नागरिकता है कौन से भाग में, भाग नंबर 2 में। अच्छा, आर्टिकल कौन सा है, 5 से लेके 11 तक। इस पर कानून कौन बनाता है, संसद। अच्छा, इसको पावर कौन देता है, आर्टिकल 11। चलिए जी, अब करता हूँ इसको ऊपर रोटेट, अरे चलिएगा। खांसी भी हो रही है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, अरब वासियों के भारत पर आक्रमण का के मुख्य कारण, मतलब उनका उद्देश्य क्या था। मैं पूछना चाह रहा है कि उद्देश्य क्या था उनका, अरब वासियों का। देखिए, उनका उद्देश्य था धन लूटना, भारत में आए धन लूटना था, और दूसरा था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, सबसे पहले आपको आया 711 में अबिदुल्ला आया, जो कि हार गया। दाहिर शासन कर रहा था, दाहिर ने इसको हरा दिया। 711 में फिर होता है बुदेल, कौन आता है, बुदेल, इसको भी हार का सामना करना पड़ता है। 712 AD में आता है कासिम, जो कि पहला अरब आक्रमणकारी माना जाता है। सिंध पर इसने जिजिया कर भी लगाया। इस कासिम ने जो दाहिर था, दाहिर को हरा दिया और भारत पर आक्रमण कर दिया, तो हार गया हो, तो इसको ही माना जाता है पहला अरब आक्रमणकारी कौन था, वो था कासिम। कब आया, 712 ईस्वी में। इसने ही सिंध पर जजिया कर भी लगाया था मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अरे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए भाई। अब इनको क्या हो गया, बिल्कुल करना चाहिए आपको। अब बात करते हैं हम लोग तराइन की। जो पहली लड़ाई थी, पहली लड़ाई किस वर्ष हुई, आंसर हो जाएगा 1191 में। जवाब दो, जो तराइन की सेकंड वॉर था वो कब हुआ, वो हुआ 1192 में, तुरंत 1 साल बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1175 में मुल्तान पे हुआ, 1178 में पाटन गुजरात में हुआ, जो कि सोलंकी वर्सेस नायिका देवी के बीच हुआ था। ठीक है, जो नायिका देवी थी, इन्होंने उनको नपुंसक बना दिया था तलवार से। 1192 में अभी बताया मैंने तराइन का सेकंड युद्ध हुआ, जो कि MD मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज के साथ हुआ।
और 1194 में चंदावर का युद्ध होता है जो कि जयचंद और गौरी के बीच में होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा मैं इसको ऊपर करता हूँ, ठीक है, कहाँ पर ऊपर करता हूँ, बिल्कुल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इल्तुमिश के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछ रहा सत्य नहीं है। सबसे पहले ए हो जाएगा आपका, उन्होंने चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के जो कि सिक्कों क्या कहा गया, जितल प्रचलित किए, बिल्कुल किए थे, ये बात सही है। उन्होंने दासी की आधिकारिक कुलीनता को 40 के रूप में स्थापित किया, बिल्कुल किया। उन्होंने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया, बिल्कुल बनाया। उन्होंने दिल्ली में एक क़वात उल इस्लाम मस्जिद बनवाई, देखिए ये गलत है, इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा, ये गलत है, ऐसा उन्होंने नहीं किया था। जो मस्जिद बनवाई थी वो किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिएगा, हाँ ये थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा और बनवाया था, ये देख लेना आप लोग ना। चलिए अब हम थोड़ा सा वंश पढ़ लेते हैं दिल्ली सल्तनत के, फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो गुलाम वंश है इसकी एक ट्रिक भी है, जीके टीएसआल। देखिए गुलाम वंश कब से कब तक चला? 1206 से 1290 तक। देखिए इसका जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब बात आती है खिलजी वंश की, कब से कब तक चला? 1290 से 1320 तक। कौन था इसका जो संस्थापक? जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, जो कि गयासुद्दीन तुगलक जी थे। सैयद वंश कब से कब तक? 1414 से 1451 तक, जो कि इसका खिजर खां थे इसके संस्थापक। ऊपर कर दो थोड़ा इसको, चलिएगा, बिल्कुल। अब बात करते हैं सैयद वंश, 1414 से 1451 हो गया। लोधी वंश 1451 से 1526, बहलोल लोधी, ठीक है, कौन हो जाएगा? बहलोल लोधी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, रजिया सुल्तान, जो कि एक बहराम जो शाह थे। देखिए क्वेश्चन है रजिया सुल्तान डैश की पूर्ववर्ती थी, आंसर हो जाएगा बहराम शाह की। ये इल्तुमिश की बेटी थी। अच्छा, कैद कहाँ पे किया था इनको? किला मुबारक में। प्रेमी कौन था इसका? याकूत खान। प्रेमी कौन हो जाएगा इसका? याकूत खान हो जाएगा। चलिए एक मिनट, वेट इट, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा आपका कर्क रेखा। कितने देशों से गुजरती है? 17 से। महाद्वीप कितने हैं? 3 है। कितने महाद्वीपों से गुजरती है? 3 से। जल निकाय कितने जल निकाय से गुजरती है? 6 से। देखिए 8 स्टेट से गुजरती है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आपका गुजरात और आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। जो सबसे नज़दीक जो ये रांची से गुजरती है, सबसे दूर जयपुर से गुजरती है जी। चलिए सर जी थोड़ा फास्ट करवा रहे, फास्ट थोड़ी। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री को क्या नाम दिया गया है? आंसर हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री विषुवत रेखा है। भारत मानक देशांतर रेखा जो कि 82 डिग्री 30 पूर्वी, ठीक है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17, वह है नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी बायोफ्यूर रिजर्व। कब? 1986 में। पहला समुद्री बायोफ्यूर रिजर्व कौन था? वो था मन्नार, जो कि तमिलनाडु में है। अच्छा टोटल कितने हैं बताना, टोटल कितने हैं? वो है 18। अच्छा सबसे बड़ा कौन सा है? गुजरात। सबसे छोटा कौन सा है? डिब्रूगढ़, ठीक है। चलिए जो कि असम में है, पता ही होगा सबको, असम में है जी। क्वेश्चन नंबर 18। भारत का राष्ट्रीय उद्यान डैश उद्यान राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नहीं है? ओनली थर्ड कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में। कुछ इंपोर्टेंट उद्यान पढ़ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने के 99.99% चांस है। बात होते हैं पिनसेली हिमाचल प्रदेश, फ्लावर शैली यूके, जो कि ठीक है,
आपका नुब्रा लद्दाख, यूके मतलब उत्तराखंड, कंबम तमिलनाडु, डेजडू सॉरी नागालैंड है, ठीक है, कहाँ है, नागालैंड है। स्थिति बसपा और आपका सांगला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और आपका सिलिकॉन कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। अरकू घाटी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलते हैं, बस नज़दीक ही है। निम्नलिखित विकल्पों में से अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की पहचान। देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या है अर्थव्यवस्था का, वह है आपका कृषि। फर्स्ट पे अगर हम लोग बात करते हैं कृषि प्लस पशुपालन प्लस वानिकी प्लस मत्स्य पालन मतलब मछली पालन। अच्छा विनिर्माण क्या हो जाएगा, जूते बनाना। थर्ड पे हो जाएगा सेवा क्षेत्र कौन कौन से हो जाएगा आपका, जैसे बुक्स, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ट्रेड्स, होटल्स आदि, ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा, सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर रोटेट करता हूँ, बस लास्ट क्वेश्चन है। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक ही नहीं करी अभी तक वीडियो, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, आप भी कुछ करा करो ना। चलिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को किस आधार पर निजी और सार्वजनिक में बांटा गया, उद्यमों की स्वामित्व। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और रोज़ाना आपको ये वीडियो प्रॉपर मॉर्निंग में 8 बजे मिलेगी। और आपके लिए जो है ना मैं टेलीग्राम का कल बता दूंगा, ठीक है, कि कौन से टेलीग्राम पे मिलेगी या व्हाट्सएप पे मिलेगी, जहाँ पे भी आपको PDF मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चों, कल की वीडियो में आपको इस बारे में डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। ओके बाय, टेक केयर।